हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। राजस्थान की ज्योग्राफी की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें मैं आज आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आई हूँ। कल हमने राजस्थान के पूरे प्रदेश स्टार्ट कर दिए थे और उसके अंदर कल हमने हाड़ौती का पठार कंप्लीट कर लिया था। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे मैंने आपको उससे नोट्स के अंदर बता दिए। उससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। आज हम राजस्थान का जो पूरे मैदान है उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट है वो सारे देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, राजस्थान के बोधी प्रदेश में सेकंड है पूर्वी मैदान। सबसे पहले बात तो जो राजस्थान का पूर्वी मैदान है वो जो भारत का बौद्धिक प्रदेश है, कौन सा, मध्य का विशाल मैदान, इसका भाग माना जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के किस बौद्धिक प्रदेश का भाग पूर्वी मैदान है। तो राजस्थान के मध्य के विशाल मैदान का भाग है हमारा राजस्थान का पूर्वी मैदान, ठीक है। इसकी उत्पत्ति कब हुई तो देखिए, जो तृतीय महाकल्प कह लीजिए, तृतीय महाकल्प के अंदर जो हिमालय है उसकी उत्पत्ति हुई और हिमालय की उत्पत्ति के बाद वहाँ की जो नदियाँ हैं उनके द्वारा कुछ अवसाद जमा किए गए। अवसादों के जमा होने से चतुर्थ महाकल्प के अंदर मैदानों का निर्माण हुआ, ठीक है। तो चतुर्थ महाकल्प जो है, तो चतुर्थ महाकल्प के अंदर इन मैदानों का निर्माण माना जाता है, ठीक है। तो चतुर्थ महाकल्प कह लीजिए या फिर इसको नवीन महाकल्प कह लीजिए या फिर इसको न्यूजोइक एरा कह लीजिए। इसके इन तीनों के एक ही मतलब है, इन तीनों के यानी कि चाहे चतुर्थ कह लीजिए, नूतन या न्यूजोइक, इनके प्लिस्टोसीन काल के अंतर्गत, प्लिस्टोसीन काल के अंदर इस पूर्वी मैदान का निर्माण या उत्पत्ति मानी जाती है। और ये तटीय सागर के अवशेष है। मैंने कल आपको बताए थे कि दो तटीय सागर के अवशेष है और दो गोंडवाना लैंड के। तो दो तटीय सागर के अवशेष कौन कौन से, थारका मरुस्थल पूर्वी मैदान, और गोंडवाना लैंड के कौन कौन से, एक तो पर्वत और एक पठार यानी कि अरावली और जो हाड़ौती का पठार है, ठीक है। अब इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। देखिए, मैदान है तो नदियों के द्वारा ही निर्मित है, जो नदियों के द्वारा निर्मित है। और सबसे बड़ी बात, ये खादर मिट्टी यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। मतलब कि जो नदियाँ यहाँ पर बहती है, जैसे बनास है, बाणगंगा है, और कुछ मात्रा में नीचे की तरफ देखें तो चंबल, ठीक है, और माही, इनके द्वारा प्रतिवर्ष एक नवीन जलोढ़ मृदा का यहाँ पर जमाव किया जाता है। तो यहाँ पर सर्वाधिक नवीन जलोढ़ मृदा के कारण ये सर्वाधिक क्या है, उपजाऊ है। जलोढ़ मृदा में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन की अधिकता पाई जाती है, इसलिए इसकी मिट्टी जो होती है सर्वाधिक उपजाऊ होती है। अब उपजाऊ है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर सर्वाधिक कृषि की संभावना होती है। अब जहाँ पर सर्वाधिक कृषि की संभावना होगी वहाँ पर सिंचाई भी होगी। तो जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर, ये चार क्षेत्र आपने देखा होगा, जनसंख्या पड़ी होगी तो उसमें जनसंख्या घनत्व भी इन चारों क्षेत्रों का सर्वाधिक है, क्योंकि यहाँ पर कृषि की संभावना सर्वाधिक, इसलिए व्यक्ति यहाँ सर्वाधिक निवास करते हैं। और वो सिंचाई के लिए किसका उपयोग करते हैं तो कुएं और नलकूपों का निर्माण क्या उपयोग करते हैं। यानी कि अगर हम टोटल देखें 100% सिंचाई के साधनों में देखें तो 67% जो सिंचाई है वो कुएं और नलकूप के द्वारा होती है और सर्वाधिक कहाँ होती है, जयपुर के अंतर्गत होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि देखिए, अरावली जो है वो खनिजों की दृष्टि से वहाँ पर भंडार माना जाता है, लेकिन पूर्वी मैदान जो है खनिजों की दृष्टि से निर्धन प्रदेश है, यहाँ पर खनिजों का भंडार नहीं पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि यहाँ मृदा है और मृदा के अंदर सिलिका की मात्रा सर्वाधिक है, तो सिलिका की अधिकता होने से यहाँ पर सर्वाधिक कांच के उद्योग है, ठीक है। जहाँ हम धौलपुर के अंदर हम देखते हैं, भरतपुर के अंदर हम देखते हैं, करौली में देखते हैं, तो ये यहाँ पर कांच के उद्योग सर्वाधिक विकसित है। इस क्षेत्र के अंदर यानी कि पूर्वी मैदान के अंदर दो प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है, कौन सा, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र और मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र। विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र पूछ लिखा है तो जयपुर में है, मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र अलवर के अंदर है। पूर्वी मैदान का प्रदेश है, पूर्वी मैदानी प्रदेश जो है उसका वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है, यानी कि कह लीजिए 3 बेसिन के अंतर्गत किया गया है। कौन कौन से, पहला है चंबल बेसिन, दूसरा है बनास बाणगंगा बेसिन और तीसरा है माही बेसिन, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि पूरे मैदान का वर्गीकरण निम्न में से कौन नहीं है, कौन सी बेसिन नहीं है, तो हो सकता है चौथे ऑप्शन में आपको लूनी बेसिन दे दे। तो लूनी बेसिन किसका भाग आ जाती है, पश्चिमी मरुस्थल का, ठीक है। तो ये तीनों बेसिन आपको याद रखनी है। अब देखिए, चंबल बेसिन की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं हम। कल हमने चंबल बेसिन हाड़ौती की जो हाड़ौती प्रदेश पढ़ा था उसके तहत भी पढ़ा था और इसकी कुछ विशेषताएं थी जो कल रह गई थी, तो मैंने आज बता देती हूँ आपको। देखिए, जब जो हमारी चंबल नदी है जब वो बहती है, ठीक है, ये चंबल नदी है, ये अपने जो निश्चित स्वरों पर उसमें बहती है, लेकिन जैसे ही बाढ़ की स्थिति होती है तो ये अपनी जो मुख्य भूमि है इसको छोड़कर और अधिक दूरी तक बहने लगती है। बाढ़ आती है तो वो अपनी मुख्य जो नदी है उसको छोड़कर और अधिक दूरी तक बहने लगती है। और जैसे ही बाढ़ का प्रभाव समाप्त होता है तो ये जो दूर तक फैला हुआ पानी होता है ये पुनः अपनी मुख्य
नदी के अंदर वापस मिल जाता है। ठीक है, तो जो दूर का फैला हुआ पानी वापस अपनी मुख्य नदी के अंदर मिलता है तो ये बहुत ही गहरे गहरे खड्डे कर देता है और यहाँ के आसपास की जो मिट्टी है वो लेकर इस मुख्य नदी के अंदर चला जाता है। तो ये जो गहरे खड्डे होते हैं इसी को क्या कहते हैं, अवनालिका अपर्दन कहते हैं। ये बहुत ही बड़े बड़े अपर्दन होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी नालियाँ बन जाती हैं इनसे। तो इनके अंदर क्या होता है फिर कि इसको बोलते हैं हम उत्खात स्थलाकृति। जो स्थलाकृति है, ये इस प्रकार की जो स्थलाकृति है इसको हम बोलते हैं उत्खात स्थलाकृति। ठीक है, अवनालिका अपर्दन के द्वारा बनी हुई स्थलाकृति को बोलते हैं उत्खात स्थलाकृति। और इसकी जो ये ऊपरी भाग होता है इसको बोलते हैं डांग, और इसके जो अंदर का भाग होता है इसको बोलते हैं निम्न भूमि। देखिए ये उपजाऊ होती है, इसको खादर कहते हैं क्योंकि प्रतिवर्ष जो नीचे की भूमि है यहाँ पर तो प्रतिवर्ष नदियों के द्वारा क्या लाया जाता है, पानी लाया जाता है। लेकिन ऊपर की भूमि पर जो बांगर मिट्टी पाई जाती है क्योंकि ये सिर्फ बाढ़ के समय ही यहाँ पर मिट्टी आती है तो इसको बोलते हैं डांग क्षेत्र। ठीक है, और नीचे की जो भूमि होती है इसको बोलते हैं खादर। ठीक है, अब ये जो नालिकाओं के द्वारा अपर्दन किया गया जो नालियाँ बनी हुई है बड़ी बड़ी, ये बहुत ही आकार में बहुत ही बड़ी होती थी। इनके अंदर क्या होता है कि ये जो खादर भूमि होती है उपजाऊ होने के कारण यहाँ पर जंगलों का विकास हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है, जंगलों का विकास हो जाता है इनके अंदर, और इनके अंदर फिर क्या रहने लग जाते हैं, डाकू रहने जाते हैं। तो इनके अंदर जब जंगलों का विकास हो जाता है तो इसको कहते हैं बीहड़, और इन्हीं बीहड़ के अंदर कौन रहने लग जाते हैं, दस्यु या डाकू निवास करने लग जाते हैं। दस्यु की जो शरण स्थली मानी जाती है वो इसी बीहड़ को कहते हैं। अब देखिए बीहड़ से रिलेटेड कुछ 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, वो तीनों ही मैं आज आपके लिए स्पष्ट कर दूं कि सर्वाधिक बीहड़ पूछ ले तो धौलपुर के अंदर पाए जाते हैं, सर्वाधिक बीहड़ पूछ ले तो धौलपुर में। लेकिन सर्वाधिक बीहड़ का विस्तार कह दे तो सवाई माधोपुर। देखिए धौलपुर जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा है, सवाई माधोपुर बड़ा है। तो विस्तार पूछ ले सर्वाधिक बीहड़ का विस्तार, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है इसलिए सवाई माधोपुर में माना जाता है। और सर्वाधिक बीहड़ पूछ ले तो धौलपुर के अंदर। और हम पढ़ते हैं कि बीहड़ की रानी किसको कहते हैं, डांग की रानी किसको कहते हैं, तो करौली को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो ये दस्यु यहाँ पर निवास करते हैं, जो डाकू यहाँ पर निवास करते हैं, इनको मुख्य धारा के अंदर लाने के लिए, इनको शिक्षा देने के लिए, रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए 2 कार्यक्रम भी चलाए गए। आपको दोनों कार्यक्रम याद होनी चाहिए, 2 ही है, दोनों आपको अच्छे से याद होनी चाहिए क्योंकि अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। देखिए एक तो ये डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम और एक कंदरा क्षेत्र विकास। कंदरा का मतलब क्या होता है, गुफाएं। ठीक है, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। डांग क्षेत्र वाला जो है नाम से जाहिर है, डांग कहाँ है, हमारे राजस्थान में तो राजस्थान सरकार के द्वारा चलाया जाता है। लेकिन कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाता है। सबसे पहले ये चलाया गया था 1989 के अंदर, और डांग वाला चलाया गया था 2004 के अंदर। ये दोनों ही कार्यक्रम जो है 2 संभागों के अंदर चलाए जा रहे हैं, भरतपुर संभाग में, कोटा संभाग में। दोनों में 4-4 जिले आते हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। कोटा के अंदर कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। ठीक है, टोटल 8 जिलों के अंदर चलाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट, बस इतनी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें इनकी, तो दोनों कार्यक्रम आपको याद रखना है और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताई वो याद रखिएगा। अब एक बार ये जो बेसिन है हम इसको मैप के द्वारा देख लेते हैं क्योंकि इनसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अभी एग्जाम में सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं बाण गंगा और बनास बेसिन। ठीक है, देखिए ये बैराट की पहाड़ी है जयपुर से, और यहाँ से एक नदी निकलती है, बाणगंगा नदी। यहाँ से बैराट की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, बाणगंगा नदी। ये बाणगंगा नदी जो है जयपुर, दौसा और भरतपुर होते हुए यहाँ पर हरियाणा के अंदर, आगरा के अंदर यमुना से मिल जाती है। ठीक है, तो ये जो बाणगंगा नदी है इसके पास में यहाँ पर जयपुर, दौसा और भरतपुर के बीच में एक उपजाऊ मैदान पाया जाता है जिसको कहते हैं रोही का मैदान। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि रोही का मैदान कहाँ पाया जाता है, तो बाणगंगा, और नदियाँ पूछ ले तो बाणगंगा और यमुना नदियों के मध्य, और अगर आपको जिले पूछ ले तो जयपुर और भरतपुर के मध्य, यानी कि जयपुर, दौसा और भरतपुर के अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं मालपुरा करौली का मैदान। ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, मालपुरा कहाँ था, टोंक के अंदर। ठीक है, तो देखिए जो ये बनास नदी है जो कहाँ से निकलती है, राजसमंद के देवगढ़ से। ठीक है, तो बनास नदी जो है, बनास नदी यहाँ से राजसमंद से होती हुई चित्तौड़ से होती हुई भीलवाड़ा के बाद में अजमेर, और अजमेर के बाद में टोंक, और फिर करौली के अंदर, ये चंबल के अंदर मिल जाती है। ठीक है, टोंक और करौली नहीं, सॉरी सवाई माधोपुर, यहाँ पर आएगा सवाई माधोपुर। ठीक है, तो ये चंबल के अंदर मिल जाती है। तो यहाँ पर मालपुरा यानी कि टोंक और करौली के बीच में, करौली सवाई माधोपुर और टोंक के बीच में एक बहुत बड़ा मैदान पाया जाता है। किसके ऊपर, चंबल नदी के ऊपर। इसको बोलते हैं मालपुरा करौली का मैदान। क्या बोलते हैं इसको, मालपुरा करौली का मैदान। अगर आपसे नदियाँ पूछ ली जाए तो देखिए चंबल और बाणगंगा के मध्य है। नदियाँ पूछ ली जाए तो किस किस के मध्य है, चंबल और बाणगंगा के मध्य, बनास और बाणगंगा के मध्य, चंबल नहीं है। ठीक है,
बनास यहाँ पर चंबल में तो ये आकर मिल जाती है। तो अगर नदियाँ पूछ ली जाए तो बनास और बाणगंगा के मध्य, और अगर आपसे जिले पूछ ली जाए तो मालपुरा और करौली के मध्य स्थित है। इसको बोलते क्या है, मालपुरा करौली का मैदान है। ठीक है, एक यहाँ पर पूछा जाता है खेराड़ का प्रदेश। खेराड़ प्रदेश, खेराड़ प्रदेश का है तो जो भीलवाड़ा का जाजपुर है, जाजपुर से लेकर टोंक के मध्य एक हरा भरा क्षेत्र है जिसको बोलते हैं खेराड़ प्रदेश। ये किस पर है, बनास नदी के ऊपर है। ठीक है, इसके अलावा एक पूछा जाता है पिडमांट का मैदान। देखिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट है पिडमांट का मैदान क्योंकि ये भाग ये है कहाँ पर स्थित है, अरावली। यहाँ से कौन सी पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला है। तो ये स्थित तो कहाँ है, अरावली के अंतर्गत है, लेकिन ये भाग किसका माना जाता है, क्योंकि बनास जो बेसिन है उसका हिस्सा है, और बनास बेसिन किसका हिस्सा है, पूर्वी मैदान का। तो ये भाग तो किसका है, पूर्वी मैदान का, लेकिन स्थित कहाँ है, तो अरावली के अंदर। दोनों ही क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि पिडमांट का मैदान कहाँ स्थित है, तो अरावली, और किसका भाग है, तो पूर्वी मैदान का। ठीक है, दो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए दोनों याद रखना है। तो ये पिडमांट का मैदान कहाँ है, तो देवगढ़ से लेकर भीलवाड़ा के मध्य ये पिडमांट का मैदान है। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे स्थित है, कौन सी बेसिन में स्थित है, बनास बेसिन या बनास नदी के किनारे स्थित है। तो बनास नदी के किनारे एक तो पिडमांट का मैदान और खेराड़ का मैदान हो जाएगा, मालपुरा करौली का मैदान आ जाएगा बनास और बाणगंगा के मध्य, और रोही का मैदान आ जाएगा बाणगंगा और किसके बीच में, यमुना के मध्य। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर फैक्ट ऊपर लिख दिए, आप एक बार इसको पढ़ लेना, सेम जो समझाया वही लिखा हुआ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं माही बेसिन। माही नदी जो है, माही नदी जो है ये यहाँ से बांसवाड़ा से प्रवेश करती है और डूंगरपुर में बहती हुई गुजरात में चली जाती है। ठीक है, ये प्रतापगढ़ के अंदर नहीं जाती है, लेकिन प्रतापगढ़ के इसका तटवर्ती इलाका है, क्योंकि यहाँ से इसकी जो सहायक नदियाँ है वो आती है। ठीक है, तो कुछ इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या, छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है। ठीक है, तो छप्पन का मैदान कुछ 56 जो नदी नाले और गांव है उनका समूह माना जाता है, और इसको बोलते हैं छप्पन का मैदान। छप्पन के मैदान में क्या क्या है, तो एक तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य ही स्थित है। ठीक है, किस किस के मध्य है, तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य है, डूंगरपुर इसके अंदर नहीं आता, ये ध्यान रखना है। तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य स्थित कौन सा है, छप्पन का मैदान। काठिल का मैदान कहाँ है, तो ये सिर्फ प्रतापगढ़ का जो दक्षिणी हिस्सा है, प्रतापगढ़ के दक्षिण भाग के अंदर काठिल का मैदान स्थित है, और ये भी किसका हिस्सा माना जाता है, माही नदी का तटवर्ती हिस्सा माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक वागड़ प्रदेश पूछते हैं, तो वागड़ प्रदेश किस किस के मध्य आता है, तो वागड़ प्रदेश आता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य। दोनों चीज़ें याद रखनी है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा पूछते हैं तो वागड़ प्रदेश, और बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ पूछते हैं तो छप्पन का मैदान। ठीक है, देखिए वागड़ प्रदेश जो है इसको प्राचीन समय में व्याघ्र घाट के नाम से जाना जाता था, और ये डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य और माही नदी के पास में इसकी जो कुछ पहाड़ियाँ है, विखंडित जो पहाड़ियाँ है, इनको बोलते हैं मेवल। किसके अंदर, डूंगरपुर के और बांसवाड़ा के अंदर जो विखंडित पहाड़ियाँ है इसको मेवल, स्थानीय भाषा में मेवल कहा जाता है। ठीक है, और जो काठिल का मैदान है इसी वजह से प्रतापगढ़ को प्राचीन समय में काठिल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे पूर्वी मैदान से संबंधित। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा वीडियो। मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।